खुदरा व्यापार अध्याय 14 इनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर अंतःपाठ्य प्रश्न 14.1 1 निम्नलिखित का मिलान करें। स्तंभ ए स्तंभ बी आई सुपर बाजार का केवल एक ब्रांड के सामान का सौदा करता है। ई घुमंतु खुदरा विक्रेता ख एक ही उत्पाद श्रृंखला की विभिन्न किस्में बेचें। ई स्पेशलिटी स्टोर ग सामान्य उपयोग की वस्तुओं की विशाल विविधता। ए वैरायटी स्टोर घ बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार। वी सिंगल लाइन स्टोर। ई ठेले पर सामान बेचना। उत्तर स्तंभ ए स्तंभ बी आई सुपर बाजार ग सामान्य उपयोग की वस्तुओं की विशाल विविधता। ई घुमंतु खुदरा विक्रेता। ई ठेले पर सामान बेचना। ई स्पेशलिटी स्टोर का केवल एक ब्रांड के सामान का सौदा करता है। ए वैरायटी स्टोर ख एक ही उत्पाद श्रृंखला की विभिन्न किस्में बेचें। वी सिंगल लाइन स्टोर घ बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार। अंतःपाठ्य प्रश्न 14.2 रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह अब शामिल हों। इंस्टाग्राम अब शामिल हों। आई वस्तुओं और जिनसों को सीधे उपभोक्ताओं को अंडरस्कोर मात्रा में बेचना खुदरा व्यापार कहलाता है। उत्तर छोटा ई जब एक दुकानदार अपनी दुकान के माध्यम से ग्राहकों को किराने का सामान और अन्य जरूरत की वस्तुएं बेचता है तो वह अंडरस्कोर गतिविधियों में लगा होता है। उत्तर खुदरा बिक्री ई जब एक या एक से अधिक प्रकार का सामान बड़ी दुकानों के माध्यम से ग्राहकों को बेचा जाता है तो उसे अंडरस्कोर खुदरा व्यापार कहा जाता है। उत्तर बड़े पैमाने पर एक बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार में दुकानें अंडरस्कोर पर स्थित होती हैं और अंडरस्कोर ग्राहकों को सामान बेचती हैं। उत्तर केंद्रीय स्थान बड़े बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए बड़े पैमाने पर खुदरा दुकानें खोल सकती हैं। उत्तर विनिर्माण अंतःपाठ्य प्रश्न 14.3 डिपार्टमेंटल स्टोर से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। प्रत्येक कथन के सामने सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए एफ लिखें। आई डिपार्टमेंटल स्टोर एक खुदरा दुकान है जहां एक ही इमारत में विभिन्न काउंटरों विभागों पर अलग अलग सामान बेचे जाते हैं। उत्तर सच ई नियंत्रण की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान वस्त्र आदि को अलग अलग प्रबंधित किया जाता है। उत्तर गलत ई विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राहकों और डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक के बीच सीधा संपर्क होता है। उत्तर गलत इफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ग्राहकों को बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं के अलावा अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं। उत्तर सच वी ये दुकानें बड़ी संख्या में ग्राहकों के लाभ के लिए आवासीय क्षेत्रों में सुविधाजनक रूप से स्थित हैं। उत्तर गलत वी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्राहकों को उच्च कीमतों पर सामान प्रदान करते हैं क्योंकि स्टोर के रखरखाव और संचालन के साथ साथ ग्राहकों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में उच्च लागत शामिल होती है। उत्तर सच अंतःपाठ्य प्रश्न 14.4 आई बताइए कि सुपर बाजार के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। सही कथन के लिए आर और गलत कथन के लिए डब्ल्यू लिखें। आई डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह सुपर बाजार भी एक ही इमारत में विभिन्न प्रकार के सामान बेचते हैं। उत्तर सच ई इन्हें सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जाता है जहां सदस्य पूंजी उपलब्ध कराते हैं। उत्तर सच ई सहकारी समिति के सदस्यों की सुविधा के लिए माल उधार आधार पर बेचा जाता है। उत्तर गलत इफ सुपर बाजार पेशेवर प्रबंधकों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं जिसके कारण उनके परिचालन में अकुशलता आती है। उत्तर सच वी सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए सुपर बाजार घटिया गुणवत्ता वाले सामान बेचते हैं। उत्तर गलत 2 निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के बड़े पैमाने के खुदरा व्यापार को संदर्भित करता है, इसकी पहचान करें। आई माल की बिक्री विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न दुकानों के माध्यम से होती है। उत्तर कई दुकानें ई सामान आमतौर पर अन्यत्र बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर उपलब्ध होता है। उत्तर डिपार्टमेंटल स्टोर ई दुकानों पर अधिकांशतः उपभोक्ताओं के एक समूह का नियंत्रण होता है। उत्तर सुपर बाजार ए बिक्री के लिए उत्पाद के अलावा ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। उत्तर डिपार्टमेंटल स्टोर भी ग्राहकों को एक ही प्रकार का माल बेचा जाता है। उत्तर कई दुकानें 3 बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। आज सामान आमतौर पर उपभोक्ताओं को बेचने के लिए अंडरस्कोर निर्माताओं बिचौलियों से थोक में खरीदा जाता है। उत्तर निर्माता ई उपभोक्ताओं को सामान अधिकतर अंडरस्कोर उपलब्ध कराया जाता है एक ही छत के नीचे विभिन्न दुकानों में। उत्तर एक ही छत के नीचे ई यह अंडरस्कोर सीमित बड़ी संख्या में ग्राहकों को सामान बेचता है। उत्तर बड़ा इफ ग्राहकों को अंडरस्कोर क्रेडिट नकद आधार पर बेचा जाता है। उत्तर नकद वी बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार में आवश्यक पूंजी निवेश की मात्रा स्थानीय खुदरा दुकानों में पूंजी निवेश के बराबर या उससे कहीं अधिक होती है। उत्तर से कहीं अधिक अंतःपाठ्य प्रश्न 14.5 एकाधिक दुकानों से संबंधित उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। आई अंडरस्कोर मूल्य पर समान श्रेणी के उत्पाद बेचने वाली विभिन्न दुकानें और आमतौर पर बड़े निर्माताओं द्वारा संचालित बहु दुकानें कहलाती हैं। उत्तर वही ई आसान पहचान के लिए एक ही निर्माता की सभी दुकानों में समान प्रदर्शन और अंडरस्कोर होता है। उत्तर सजावट ई चून की सभी बिक्री नकद आधार पर होती है इसलिए अंडरस्कोर का कोई जोखिम नहीं है। उत्तर खराब ऋण इफ अंडरस्कोर के उन्मूलन के कारण ग्राहकों को कम कीमत पर सामान उपलब्ध है। उत्तर बिचौलिया वी अनेक दुकानों का प्रबंधन अंडरस्कोर द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है जिसके कारण शाखा प्रबंधकों की ओर से पहल की कमी होती है। उत्तर प्रधान कार्यालय वी ग्राहकों को कई दुकानों के माध्यम से मानक गुणवत्ता और वास्तविक सामान मिलता है जिससे उत्पादों में सार्वजनिक अंडरस्कोर होती है। उत्तर आत्मविश्वास वी अनेक दुकानें अपनी शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को अंडरस्कोर किस्म के उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। उत्तर सीमित वी ये दुकानें मुख्य बाजारों और व्यस्त शॉपिंग सेंटरों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से अंडरस्कोर स्थान प्रदान करती हैं। उत्तर सुविधा अंतःपाठ्य प्रश्न 14.6 आई
क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? सत्य कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखें। आज मेल ऑर्डर व्यवसाय में विक्रेता ग्राहक को उत्पाद के बारे में बताने के लिए कैटलॉग, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि के माध्यम से संपर्क करता है। उत्तर सच। ईमेल ऑर्डर व्यवसाय को टेलीफोन और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है और इसके लिए डाक सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर गलत। ई आभूषण, फल और सब्जियां, खाद्यान्न जैसी वस्तुएं आमतौर पर ग्राहकों को बेचने के लिए मेल ऑर्डर व्यवसाय का उपयोग करती हैं। उत्तर गलत। एफ टेलीशॉपिंग से समय और मेहनत की बचत होती है क्योंकि ऑर्डर टेलीफोन पर दिया जा सकता है। उत्तर सच। वी टेलीशॉपिंग के मामले में वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से संभव है। उत्तर गलत। वी टेलीशॉपिंग में धोखाधड़ी और बेईमानी का जोखिम मौजूद है क्योंकि उपभोक्ता को खरीद से पहले सामान का निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिलता है। उत्तर सच। 2. रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्द से भरें। आज दिन या रात किसी भी समय सामान खरीदने के लिए सुविधाजनक तरीका अंडरस्कोप है। उत्तर स्वचालित वेंडिंग मशीन। एक स्वचालित वेंडिंग मशीन में अंडरस्कोप डालकर वांछित सामान खरीदा जा सकता है। उत्तर सिक्के टोकन। ई क्रेडिट कार्ड का उपयोग अंडरस्कोप के माध्यम से उत्पादों की खरीद के लिए किया जाता है। उत्तर इंटरनेट शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। इस दुनिया में कहीं से भी किताबें या पत्रिकाएं खरीदने के लिए अंडरस्कोप खुदरा बिक्री की पसंदीदा प्रणाली हो सकती है। उत्तर इंटरनेट शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। वी अंडरस्कोप में उत्पाद के बारे में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। उत्तर स्वचालित वेंडिंग मशीन। वी ऑनलाइन शॉपिंग में अंडरस्कोप का समय और प्रयास बचता है। उत्तर ग्राहक। वी स्वचालित वेंडिंग मशीनों की सीमा यह है कि अंडरस्कोप बहुत महंगी है। उत्तर मशीन। वी अंडरस्कोप के माध्यम से सामान खरीदने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। उत्तर इंटरनेट शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। तृतीय बहुविकल्पीय प्रश्न। आज व्यापार का वह प्रकार जो पूर्णतः विज्ञापन पर निर्भर है कहलाता है। क डिपार्टमेंटल स्टोर। बी मेल ऑर्डर व्यवसाय। ग सहकारी भंडार। घ मल्टीपल स्टोर। उत्तर बी मेल ऑर्डर बिजनेस। ई कौन सा व्यवसाय एक ही छत और एक प्रबंधन के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सौदा करता है? क डिपार्टमेंटल स्टोर। ख सहकारी स्टोर। ग एकाधिक दुकानें। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क डिपार्टमेंटल स्टोर। ई वह स्थान जहां एक ही इमारत के अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानें उपलब्ध हों उसे कहते हैं। क एकाधिक दुकानें। बी डिपार्टमेंटल स्टोर। ग सुपर बाजार। घ थोक बाजार। उत्तर बी डिपार्टमेंटल स्टोर। इफ इसमें सेल्समैन की कोई आवश्यकता नहीं है। क स्वचालित वेंडिंग मशीन। बी इंटरनेट शॉपिंग। ग डिपार्टमेंटल स्टोर्स। घ मॉल। उत्तर बी इंटरनेट शॉपिंग। वी टेलीशॉपिंग किसके माध्यम से की जाती है? क टेलीफोन। बी टीवी। ग व्यक्तिगत यात्रा। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क टेलीफोन। टर्मिनल व्यायाम। 1. बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार को परिभाषित करें। उत्तर बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार एक प्रकार का व्यापार है जिसमें या तो एक ही प्रकार का सामान या विभिन्न प्रकार का सामान एक ही छत के नीचे एक बड़ी दुकान में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है या ग्राहकों की सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है। 2. भारत में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर डिपार्टमेंटल स्टोर के 2 उदाहरण हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान और आभूषण। बहुविध दुकानों के 2 उदाहरण हैं HMT घड़ी की दुकान और मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां। 3. सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? उत्तर सुपर बाजार एक बड़े पैमाने पर चलने वाला उपभोक्ता सहकारी स्टोर है जो खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, किराने का सामान और टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक ही छत के नीचे बेचता है। इसका उद्देश्य वितरण की प्रक्रिया में बिचौलियों को खत्म करके अपने सदस्यों और आम जनता को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बेचना है। 4. मेल ऑर्डर बिजनेस के माध्यम से बिक्री के लिए उपयुक्त 4 उत्पादों के उदाहरण दीजिए। उत्तर मेल ऑर्डर व्यवसाय के माध्यम से बिक्री के लिए उपयुक्त 4 उत्पादों के उदाहरण हैं स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद, कार्यालय की आपूर्ति, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कपड़े, आभूषण और सहायक उपकरण, घरेलू सामान और सजावट। 5. क्रेता और विक्रेता के लिए बहुत दुकानों के कोई 4 लाभ बताइए। उत्तर अनेक दुकानें क्रेताओं और विक्रेताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं। आसान पहचान। सभी दुकानें अक्सर एक जैसी ही बनाई जाती हैं। उनकी दुकान का सामने का हिस्सा, प्रदर्शन और सजावट एक जैसी होती है। इससे ग्राहकों को दुकानों को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है। बिचौलियों का खात्मा। आमतौर पर कई दुकानें बड़े निर्माताओं के स्वामित्व में होती हैं, इसलिए वितरण प्रक्रिया में बिचौलियों का खात्मा हो जाता है। बड़े पैमाने की बचत। इन दुकानों को बड़े पैमाने पर सामान खरीदने या उत्पादन करने का लाभ मिलता है। साथ ही एक ही विज्ञापन के कारण ये दुकानें विज्ञापन की लागत बचाने में सक्षम हैं। If low price, the customers can get the goods at a cheaper rate because of low operating cost and elimination of middlemen in the process of distribution. 6. Explain 4 advantages of multiple shops to buyers and sellers. Hence, the multiple shops offer the following advantages to buyers and sellers. No bad debts. All sales are strictly made on a cash basis. Hence, the question of loss due to bad debts does not arise. Public confidence, standard quality and uniform price of the products help in winning the confidence of customers. The customers get the genuine and standard goods directly from the manufacturer. The chances of duplication of goods and cheating do not arise in these shops. सुविधाजनक स्थान। ये दुकानें आमतौर पर मुख्य बाजारों और व्यस्त इलाकों में स्थित होती हैं शॉपिंग सेंटर्स। So the customers can buy goods of their choice easily from these shops. The elimination of middlemen. Multiple shops are generally owned by big manufacturers. So the middlemen are eliminated in the distribution process. 7. How are super bazaars beneficial for customers? Explain in about 60 words.
उत्तर, सुपर बाजार एक बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं का सहकारी स्टोर है जो खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों, किराने का सामान और साथ ही टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एक ही छत के नीचे बेचता है। सुपर बाजार निर्माताओं या सरकारी एजेंसियों से थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें सदस्यों और आम जनता को उचित लाभ मार्जिन पर बेचते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर विभिन्न ब्रांडों के सामान पा सकते हैं। इससे तुलना और चयन आसान हो जाता है। आप अपनी पसंद की वस्तुओं का चयन करने के लिए अपना समय ले सकते हैं। भारत में अधिकांश सुपर बाजारों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे कीमत को बनाए रखने में मदद मिलती है और वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने की संभावनाओं से बचा जा सकता है। 8. मेल ऑर्डर के माध्यम से सामान खरीदने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताइए। उत्तर, द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स प्रोसीजर ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। आज संपूर्ण प्रक्रिया डाक प्रणाली के माध्यम से संपन्न की जाती है। ई क्रय विक्रय क्रेता और विक्रेता के बीच बिना किसी आमने सामने संपर्क के होता है। ई विक्रेता समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पत्रों, कैटलॉग आदि में माल का विस्तृत विवरण, भुगतान का तरीका, बिक्री की शर्तें आदि देते हुए उत्पादों का विज्ञापन करता है। एक विक्रेता क्रेता से डाक द्वारा ऑर्डर प्राप्त करता है। विक्रेता उचित रूप से पैक किया हुआ माल मूल्य देय डाक के माध्यम से क्रेता को भेजता है। 9. सामान खरीदने का एक सुविधाजनक तरीका होने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा टेलीशॉपिंग का उपयोग बहुत कम किया जाता है। क्यों? उत्तर, आज टेलीफोन व्यापार में संचार का एक अपरिहार्य साधन बन गया है। वे भुगतान प्राप्त होने पर वांछित स्थान पर सामान वितरित करेंगे। टेलीशॉपिंग का उपयोग उपभोक्ता अक्सर नहीं करते हैं क्योंकि चूंकि ऑर्डर मौखिक रूप से टेलीफोन पर प्राप्त होते हैं, इसलिए लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इस प्रकार बिक्री की शर्तों और नियमों पर विवाद हल करना मुश्किल हो सकता है। बिक्री के लिए पेश किए गए सामान के निरीक्षण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए धोखाधड़ी और बेईमानी का जोखिम अपरिहार्य है। विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादों के बारे में भ्रामक जानकारी दे सकता है। 10. डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कोई 6 विशेषताएं बताएं। उत्तर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं। ये आमतौर पर शहरों और कस्बों के मुख्य वाणिज्यिक केंद्रों पर स्थित होते हैं ताकि विभिन्न इलाकों से ग्राहक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार सामान खरीदने आ सकें। ईच स्टोर का आकार बहुत बड़ा है और कई विभागों या काउंटरों में विभाजित है। प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार के सामान का कारोबार करता है, जैसे एक विभाग इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, दूसरा रेडीमेड वस्त्र बेचता है, तीसरा विभाग खाद्य सामग्री रखता है, इत्यादि। सभी विभागों का प्रबंधन और नियंत्रण केंद्रीकृत है। डिपार्टमेंटल स्टोर ग्राहकों को खरीदारी का आनंद लेने की अनुमति देता है। ये ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सब कुछ खरीदने में सक्षम बनाता है। वीक स्टोर के अंदर ग्राहकों के लिए रेस्तरां, विश्राम कक्ष, टेलीफोन, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। 11. बड़े पैमाने के खुदरा संगठनों के रूप में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स के बीच अंतर बताएं। उत्तर, बुनियादी डिपार्टमेंट स्टोर, चेन स्टोर, बड़े पैमाने पर संगठन, स्वामित्व। डिपार्टमेंट स्टोर बड़े खुदरा प्रतिष्ठान हैं जो एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों या श्रेणियों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। चेन स्टोर्स में कई खुदरा दुकानें शामिल होती हैं जिनका स्वामित्व और संचालन एक ही कंपनी द्वारा किया जाता है। उत्पाद रेंज, डिपार्टमेंटल स्टोर अपने माल को अलग अलग विभागों में व्यवस्थित करते हैं जिनमें से प्रत्येक विभाग विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों जैसे कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में विशेषज्ञता रखता है। चेन स्टोर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह विविध प्रकार के उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन वे अपने माल को स्पष्ट रूप से डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ग्राहक अनुभव, डिपार्टमेंट स्टोर अक्सर उच्च स्तरीय मनोरंजक खरीदारी प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं, अनुभव प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि कुछ चेन स्टोर्स भी सुखद खरीदारी अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे दक्षता और लागत प्रभावशीलता को प्राथमिकता दे सकते हैं। विपणन, डिपार्टमेंट स्टोर अक्सर विलासिता, गुणवत्ता और विशिष्टता से जुड़ी एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चेन स्टोर्स मूल्य, सुविधा और सामर्थ्य से जुड़ी एक पहचान योग्य ब्रांड पहचान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 12. विभिन्न प्रकार के बड़े पैमाने के खुदरा व्यापार की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें। उत्तर, आमतौर पर हम बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार के निम्नलिखित प्रकार पाते हैं। एक, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। ये आमतौर पर शहरों और कस्बों के मुख्य वाणिज्यिक केंद्रों पर स्थित होते हैं ताकि विभिन्न इलाकों से ग्राहक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार सामान खरीदने आ सकें। ईच स्टोर का आकार बहुत बड़ा है और कई विभागों या काउंटरों में विभाजित है। प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार के सामान का कारोबार करता है, जैसे एक विभाग इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, दूसरा रेडीमेड वस्त्र बेचता है, तीसरा विभाग खाद्य सामग्री रखता है, इत्यादि। सभी विभागों का प्रबंधन और नियंत्रण केंद्रीकृत है। डिपार्टमेंटल स्टोर ग्राहकों को खरीदारी का आनंद लेने की अनुमति देता है। ये ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सब कुछ खरीदने में सक्षम बनाता है। 2. एकाधिक दुकानें। एकाधिक दुकानों की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। एक ही प्रबंधन और स्वामित्व के तहत ये दुकानें ग्राहकों के पास अलग अलग स्थानों पर संचालित की जाती हैं। सभी दुकानों को एक ही तरीके से सजाया गया है ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से पहचान सकें। एकाधिक दुकानें एक ही प्रकार के सामान बेचती हैं, जिनमें अधिकतर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जैसे जूते, कपड़े, घड़ियां, ऑटोमोबाइल उत्पाद आदि। सभी दुकानों में समान वस्तुओं के लिए कीमत एक समान होती है। मुख्य कार्यालय कीमत तय करता है। इस प्रथा से सौदेबाजी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। सभी मल्टीपल शॉप्स का प्रबंधन एवं नियंत्रण मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। 3. सुपर बाजार की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। ये दुकानें सहकारी समितियों के रूप में स्थापित की जाती हैं। ये केंद्र में स्थित होते हैं और रिहायशी इलाकों के पास भी अपनी शाखाएं स्थापित करते हैं। कुछ सुपर बाजारों के पास अपनी मोबाइल वैन होती है, जिसे सामानों की बिक्री के लिए रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है। ये केवल मानक गुणवत्ता वाले उत्पादों का ही व्यापार करता है।
ये स्टोर अक्सर स्वयं सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं। आप अपनी पसंद का सामान खुली अलमारियों से उठा सकते हैं और भुगतान करने के लिए उसे कैश काउंटर पर ले जा सकते हैं। कुछ सुपर बाजारों में सामान चुनने की प्रक्रिया में ग्राहक की सहायता के लिए सेल्समैन भी रखे जाते हैं। इन दुकानों का प्रबंधन सहकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 13 ग्राहकों के लिए इंटरनेट शॉपिंग के लाभ और सीमाओं की व्याख्या करें। उत्तर, इंटरनेट शॉपिंग के लाभ। अंतरराष्ट्रीय बाजार से सामान घर बैठे खरीदा जा सकता है। इससे ग्राहकों का समय और प्रयास बचता है। ये खुदरा बिक्री का सबसे तीव्र तरीका है। विक्रेताओं को ये किफायती लगता है क्योंकि उन्हें अपनी दुकानों में माल का बड़ा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रणाली विदेशी व्यापार में बहुत उपयोगी है। इंटरनेट शॉपिंग की सीमाएं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है जिन्हें कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है। यह माल के भौतिक निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है। भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना पड़ता है जिसे आम आदमी वहन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत खरीदारी का आनंद अनुपस्थित है। 14 स्वचालित वेंडिंग मशीन के माध्यम से माल की बिक्री खुदरा बिक्री की एक प्रणाली है जो विक्रेता और खरीदार को कई लाभ प्रदान करती है। चर्चा करें। उत्तर, स्वचालित वेंडिंग मशीन के माध्यम से बिक्री माल बेचने की एक और तकनीक है। ये ग्राहकों को माल खरीदने के लिए 24 घंटे सुविधा प्रदान करती है। ये मशीनें आमतौर पर सुविधाजनक स्थानों पर रखी जाती हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, व्यस्त शॉपिंग सेंटर आदि के पास। स्वचालित वेंडिंग मशीनों में एक सिक्का या टोकन डालकर आप कुछ निर्दिष्ट सामान खरीद सकते हैं। खुदरा बिक्री की यह प्रणाली विदेशों में लोकप्रिय है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों को चॉकलेट, दूध, आइसक्रीम, सूप, समाचार पत्र आदि बेचे जाते हैं। भारत में यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय नहीं है। 15 इंटरनेट रिटेलिंग से क्या तात्पर्य है। उत्तर, इंटरनेट रिटेलिंग, जिसे ऑनलाइन रिटेलिंग या ई-कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइटों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें भौतिक स्टोरफ्रंट या खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आमने सामने बातचीत की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की खरीद और बिक्री शामिल है। 16 स्थिर दुकान खुदरा व्यापार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। उत्तर, निश्चित दुकान खुदरा व्यापार के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़े पैमाने की खुदरा दुकान है जहां एक ही इमारत में कई तरह के सामान बेचे जाते हैं। पूरी इमारत को कई विभागों या काउंटरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग में विशिष्ट प्रकार के सामान जैसे स्टेशनरी आइटम, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, आभूषण आदि होते हैं। सुपर बाजार। सुपर बाजार एक बड़े पैमाने पर उपभोक्ता सहकारी स्टोर है जो खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों, किराने का सामान और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एक ही छत के नीचे बेचता है। इसका उद्देश्य वितरण की प्रक्रिया में बिचौलियों को खत्म करके अपने सदस्यों और आम जनता को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बेचना है। मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स देश के अलग अलग हिस्सों में फैली जगहों पर स्थापित खुदरा दुकानों के नेटवर्क को कहते हैं। इनका स्वामित्व और संचालन एक ही संगठन द्वारा किया जाता है और इनकी बिक्री की रणनीति एक जैसी होती है, साथ ही इनके उत्पाद और प्रदर्शन भी एक जैसे होते हैं। वितरण के चैनल। अध्याय 13 इस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतः पाठ्य प्रश्न 13.1 उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। वह मार्ग या पथ जिसके माध्यम से माल उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक जाता है उसे अंडरस्कोप के रूप में जाना जाता है। उत्तर, वितरण का चैनल। खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और अंतिम उपभोक्ता के बीच एक अंडरस्कोप के रूप में कार्य करता है। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। उत्तर, बिचौलिया। जहां माल बिचौलियों के माध्यम से बेचा जाता है उसे वितरण का अंडरस्कोप चैनल कहा जाता है। उत्तर, अप्रत्यक्ष। जहां बिचौलियों की सेवाओं का उपयोग किए बिना उपभोक्ताओं को सीधे सामान जाता है उसे अंडरस्कोप चैनल के रूप में जाना जाता है। उत्तर, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चैनल में उत्पादक डोर टू डोर सेल्समैन और अपने स्वयं के अंडरस्कोप के माध्यम से ग्राहकों को सामान बेचते हैं। उत्तर, खुदरा स्टोर। अंतः पाठ्य प्रश्न 13 तो थोक विक्रेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। वे ग्राहकों को बेचने के लिए खुदरा विक्रेताओं से सीधे सामान खरीदते हैं। उत्तर, गलत। वे आमतौर पर उत्पादकों के साथ साथ खुदरा विक्रेताओं को भी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। उत्तर, सच। वे बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करते हैं और उन्हें बिकने तक सुरक्षित रखते हैं। उत्तर, सच। थोक विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिए छोटी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। उत्तर, गलत। वे ग्राहक के पास विभिन्न बाजारों में कई स्थानों पर स्थित हैं। उत्तर, गलत। वे बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। उत्तर, गलत। पाठ्यगत प्रश्न 13.3 नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रत्येक के सामने दिए गए बक्सों में थोक विक्रेताओं के लिए W और खुदरा विक्रेताओं के लिए R का निशान लगाए। छोटी मात्रा में माल बेचना। उत्तर, R। अधिक पूंजी की आवश्यकता। उत्तर, W। पुनर्विक्रय हेतु माल की बिक्री। उत्तर, W। केवल सीमित श्रेणी के सामानों का व्यापार करना। उत्तर, W। उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क। उत्तर, R। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों के प्रकार क्या हैं? कोई 2 जोखिम बताएं। उत्तर, क आग या चोरी से माल की हानि। ख जब तक माल बिक न जाए तब तक उसकी गुणवत्ता में गिरावट बनी रहेगी। खुदरा विक्रेताओं के कार्यों से उत्पादकों को किस प्रकार लाभ मिलता है? किन्हीं 2 कार्यों से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, कब वे माल को इकट्ठा करके और प्रदर्शित करके विपणन में मदद करते हैं। कब वे ऐसे जोखिम उठाते हैं जो अन्यथा उत्पादकों को उठाने पड़ते। कब वे उत्पादकों को उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि आपके इलाके में 2 या 3 दुकानदार एक ही प्रकार का सामान बेचते हैं। आप किस दुकानदार से अपनी जरूरत का सामान खरीदना चाहेंगे?
उत्तर, उस दुकान से जिसे हम उस दुकानदार से खरीदना चाहेंगे जो। क, उचित मूल्य लेता है। बी, बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करता है। ग, हमारी रुचि और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। घ, उधार बिक्री, होम डिलीवरी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। तृतीय, बहुविकल्पीय प्रश्न। आई, प्रत्यक्ष चैनल में केवल शामिल हैं। क, उत्पादक खुदरा विक्रेता उपभोक्ता। बी, उत्पादक उपभोक्ता। ग, उत्पादक थोक विक्रेता उपभोक्ता। घ, उत्पादक एजेंट उपभोक्ता। उत्तर, बी, उत्पादक उपभोक्ता। ई, वह व्यापार जिसमें व्यापारी को भारी मात्रा में माल बेचा जाता है कहलाता है। क, विदेशी व्यापार। ख, थोक व्यापार। ग, भूमि व्यापार में। घ, खुदरा व्यापार। उत्तर, बी, थोक व्यापार। ई, थोक विक्रेता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क, उत्पादक एवं थोक विक्रेता। ख, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। ग, उत्पादक और उपभोक्ता। घ, उत्पादक एवं खुदरा विक्रेता। उत्तर, ग, उत्पादक और उपभोक्ता। ए, उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद समय समय पर थोक विक्रेताओं तक निम्नलिखित माध्यम से पहुंचती है। क, विज्ञापन। ख, समाचार पत्र। ग, खुदरा विक्रेता। घ, उपभोक्ता। उत्तर, डी, उपभोक्ता। बी, थोक विक्रेता की मुख्य विशेषताएं हैं। क, उत्पादों का विज्ञापन करना। ख, माल को सस्ते दामों पर बेचना। ग, विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार करना। घ, उत्पादकों से माल खरीदना और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचना। उत्तर, घ, उत्पादकों से माल खरीदना और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचना। टर्मिनल प्रश्न। 1, वितरण चैनल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वितरण चैनल व्यवसायों या बिचौलियों का नेटवर्क है जिसके माध्यम से कोई वस्तु या सेवा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है। इसमें माल को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मार्ग शामिल हैं, जैसे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और इंटरनेट। 2, प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से वितरित सेवाओं के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से वितरित 4 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, बैंक, परामर्श फर्म और टेलीफोन कंपनियां। 3, विभिन्न चैनलों की व्याख्या करें जिनके माध्यम से एक उत्पाद उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। उत्तर, उत्पादकों से उत्पाद के आवागमन के विभिन्न माध्यम नीचे सूचीबद्ध हैं। डायरेक्ट चैनल, इस चैनल में उत्पादक अपने सामान और सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं को डोर टू डोर सेल्समैन और अपने खुद के खुदरा स्टोर के माध्यम से बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाटा इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, लिबर्टी शूज लिमिटेड के पास उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए अपनी खुद की खुदरा दुकानें हैं। अप्रत्यक्ष चैनल, यदि उत्पादक बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में वह बिचौलियों के माध्यम से माल बेचता है। ये बिचौलिए थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता हो सकते हैं। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है, जबकि खुदरा विक्रेता वह होता है जो थोक विक्रेताओं या उत्पादकों से माल खरीदता है और अंततः उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतों के अनुसार बेचता है। 4, थोक विक्रेता को परिभाषित करें। वे वितरण चैनल में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कैसे काम करते हैं? उत्तर, थोक विक्रेता वितरण के चैनल में महत्वपूर्ण बिचौलियों में से एक हैं जो थोक मात्रा में माल का सौदा करते हैं। वे उत्पादकों से थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा में बेचते हैं। थोक विक्रेता वितरण के चैनल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उत्पादकों से थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा में बेचते हैं। इसके अलावा अगर खरीदी जाने वाली मात्रा अधिक है तो वे सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। वे आमतौर पर सीमित किस्म की वस्तुओं और उत्पाद की एक विशिष्ट श्रेणी जैसे लोहा और इस्पात, कपड़ा, कागज, बिजली के उपकरण आदि का सौदा करते हैं। 5, खुदरा विक्रेताओं की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, खुदरा विक्रेताओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खुदरा विक्रेताओं का उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क होता है। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानते हैं और उसी के अनुसार सामान अपनी दुकानों में रखते हैं। खुदरा विक्रेता सामान को पुनः बिक्री के लिए नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के अंतिम उपयोग के लिए बेचते हैं। उदाहरण के लिए, आप फल, कपड़े, पेन, पेंसिल आदि अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, पुनः बिक्री के लिए नहीं। खुदरा विक्रेता छोटी मात्रा में सामान खरीदते और बेचते हैं, इसलिए ग्राहक भविष्य के लिए ज्यादा सामान रखे बिना अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। थोक विक्रेताओं की तुलना में खुदरा विक्रेताओं को व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। 6, वस्तुओं के वितरण में खुदरा विक्रेताओं की भूमिका को समझाइए। उत्तर, वस्तुओं के वितरण में खुदरा विक्रेताओं की भूमिका पर नीचे चर्चा की गई है। माल खरीदना और जोड़ना, खुदरा विक्रेता विभिन्न थोक विक्रेताओं और निर्माताओं से विभिन्न प्रकार के सामान खरीदते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। वे उन ब्रांडों और किस्मों के सामान रखते हैं जो ग्राहकों को पसंद हैं और जिनकी मांग अधिक है। माल का भंडारण, ग्राहकों को माल की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुदरा विक्रेता अपना माल स्टोर में रखते हैं। इन स्टोर से माल निकालकर ग्राहकों को आवश्यकतानुसार बेचा जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को थोक में माल खरीदने और उसे स्टोर करने की परेशानी से मुक्ति मिलती है। क्रेडिट सुविधा, हालांकि खुदरा विक्रेता ज्यादातर नकद में सामान बेचते हैं, लेकिन वे अपने नियमित ग्राहकों को क्रेडिट पर भी सामान देते हैं। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने वाले ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत सेवाएं, खुदरा विक्रेता वस्तुओं की गुणवत्ता, विशेषताओं और उपयोगिता के बारे में विशेषज्ञ सलाह देकर ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं। वे ग्राहकों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए सुझाव देते हैं। जोखिम उठाना, खुदरा विक्रेताओं को कई जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे आग लगना या सामान की चोरी होना। जब तक माल बिक न जाए तब तक उसकी गुणवत्ता में गिरावट बनी रहेगी। उपभोक्ताओं के फैशन और स्वाद में परिवर्तन। माल का प्रदर्शन, खुदरा विक्रेता विभिन्न प्रकार के सामानों को बहुत व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इससे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है और माल की शीघ्र डिलीवरी भी होती है।
बीच सूचना की आपूर्ति, खुदरा विक्रेता थोक विक्रेताओं के माध्यम से उत्पादकों को ग्राहकों के व्यवहार, स्वाद, फैशन और मांगों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करते हैं। वे विपणन अनुसंधान के लिए सूचना का एक बहुत ही उपयोगी स्रोत बन जाते हैं। 7. थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच कोई 5 अंतर बताइए। उत्तर, थोक रिटेलर्स आई बड़ी मात्रा में सामान खरीदें। आई सामान कम मात्रा में खरीदें। ई उत्पादकों से सीधे माल खरीदें। ई आमतौर पर थोक विक्रेताओं से सामान खरीदें। ई सीमित किस्म के सामानों का सौदा करता है। ई उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में सौदा करता है। एक व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। बी पुनर्विक्रय प्रयोजनों के लिए माल बेचता है। बी उपभोग के लिए सामान बेचता है। 8. थोक विक्रेताओं के कार्यों की व्याख्या करें। उत्तर, निम्नलिखित कार्य हैं जो एक थोक व्यापारी आमतौर पर करता है। माल का संग्रह, एक थोक व्यापारी निर्माताओं या उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल एकत्र करता है। माल का भंडारण, थोक व्यापारी माल इकट्ठा करके उसे गोदामों में सुरक्षित रखता है जब तक कि वह बिक न जाए। फल, सब्जियां आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वितरण, एक थोक व्यापारी विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को माल बेचता है। इस तरह वह वितरण का कार्य भी करता है। वित्त पोषण, थोक व्यापारी उत्पादकों और निर्माताओं को अग्रिम धन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वह खुदरा विक्रेता को भी उधार पर माल बेचता है। इस प्रकार दोनों छोर पर थोक व्यापारी एक वित्त पोषक के रूप में कार्य करता है। जोखिम उठाना, थोक व्यापारी उत्पादक से तैयार माल खरीदता है और उसे बिकने तक गोदामों में रखता है। इसलिए वह मांग में बदलाव, कीमत में वृद्धि, माल के खराब होने या नष्ट होने से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को उठाता है। रेटिंग, वह माल को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है क्योंकि सभी संग्रहित माल एक ही गुणवत्ता के नहीं होते हैं। वह माल को गुणवत्ता, आकार और वजन आदि के आधार पर वर्गीकृत करता है। मूल्य निर्धारण, अंतिम कीमतें थोक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वे मांग के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करके कीमतों को स्थिरता प्रदान करते हैं। वे बाजार की स्थितियों, वस्तुओं की मांग और लोगों के स्वाद को प्रभावित करते हैं और मांग आने पर उसे पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं। विज्ञापन देना। अध्याय 15, एनआईओएस पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर। अंतः पाठ्य प्रश्न 15.1। बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। प्रायोजक विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है। उत्तर, गलत। विज्ञापन की लागत प्रायोजक द्वारा वहन की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। उत्तर, सच। विज्ञापन ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों और उनके उपयोग के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है। उत्तर, सच। विज्ञापन मौजूदा के साथ साथ नए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करता है। उत्तर, सच। ग्राहकों को सामान और सेवाएं बेचते समय सेल्समैन को विज्ञापन से कोई मदद नहीं मिलती है। उत्तर, गलत। अंतः पाठ्य प्रश्न 15.2। निम्नलिखित का मिलान करें। बस पर बिरला व्हाइट सीमेंट का विज्ञापन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंडिया टुडे में आईसीआईसीआई बैंक का विज्ञापन। बी अन्य मीडिया। टीवी पर मैगी नूडल्स का विज्ञापन। सी प्रिंट मीडिया। उत्तर, बस पर बिरला व्हाइट सीमेंट का विज्ञापन। बी अन्य मीडिया। इंडिया टुडे में आईसीआईसीआई बैंक का विज्ञापन। सी प्रिंट मीडिया। टीवी पर मैगी नूडल्स का विज्ञापन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द्वितीय बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन की विशेषताएं नहीं है। संदेश की व्यक्तिगत प्रस्तुति। संचार का भुगतान किया गया रूप। प्रायोजक की पहचान हमेशा की जाती है। कुछ मीडिया के माध्यम से संप्रेषित किया गया। उत्तर, संदेश की व्यक्तिगत प्रस्तुति। विज्ञापन के प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं है। एक अखबार। पत्रिकाएं। इंटरनेट। पोस्टर। उत्तर, सी इंटरनेट। विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल हैं। होर्डिंग्स। वाहन प्रदर्शन। इंटरनेट। पोस्टर। उत्तर, सी इंटरनेट। टीवी के माध्यम से विज्ञापन हमेशा उपयुक्त नहीं होता क्योंकि दृश्य के साथ साथ ध्वनि प्रभाव। प्रत्यक्ष अपील। महंगा। सभी के लिए टीवी की अनुपलब्धता। उत्तर, महंगा। रेडियो विज्ञापन की उपयुक्तता में निम्नलिखित शामिल नहीं है। दृश्य प्रभाव की आवश्यकता। दूरस्थ क्षेत्र। निरक्षर व्यक्ति। विशेष क्षेत्र या विशिष्ट ग्राहक। उत्तर, दृश्य प्रभाव की आवश्यकता। टर्मिनल व्यायाम। 1. विज्ञापन का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, विज्ञापन गैर व्यक्तिगत है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति को निर्देशित नहीं किया जाता है। दूसरे, प्रायोजक यानी निर्माता या उत्पादक की पहचान होती है क्योंकि उसका नाम और पता हमेशा विज्ञापन में शामिल होता है और वह प्रक्रिया में शामिल सभी लागतों को भी वहन करता है। तीसरा, निर्माता गुणवत्ता, डिजाइन, पैकिंग और मूल्य निर्धारण आदि के बारे में एक विचार को भी बढ़ावा दे सकता है। विज्ञापन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संदेश की गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति। विज्ञापन में ग्राहकों के साथ आमने सामने या सीधा संपर्क नहीं होता है। यह आमतौर पर संभावित खरीदारों को निर्देशित किया जाता है। संचार का भुगतान किया गया रूप। विज्ञापन में निर्माता विभिन्न मीडिया जैसे समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से भावी ग्राहकों के साथ संवाद करता है। उसे उन मीडिया में कुछ स्थान या समय का उपयोग करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। उत्पाद, सेवा या विचार का प्रचार। विज्ञापन में किसी विशेष उत्पाद, सेवा या विचार के बारे में कोई संदेश होता है। ये लोगों को उत्पाद के बारे में जागरूक करता है और उन्हें इसे खरीदने के लिए प्रेरित करता है। प्रायोजक की पहचान हमेशा उजागर की जाती है। विज्ञापन जारी करने वाले निर्माता, व्यापारी या सेवा प्रदाता की पहचान हमेशा उजागर की जाती है। कुछ मीडिया के माध्यम से संप्रेषित। विज्ञापन हमेशा कुछ मीडिया के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि केवल एक ही माध्यम हो, सभी मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2.
विज्ञापन के किस माध्यम का दृश्य श्रव्य प्रभाव अधिक होता है? उत्तर टेलीविजन। 3 अंधे लोग विज्ञापन का कौन सा माध्यम पसंद करेंगे? उत्तर दृष्टिहीनों द्वारा रेडियो आधारित प्रचार गतिविधियों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। 4 विज्ञापन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? उत्तर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन विज्ञापन को किसी पहचाने गए प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और प्रचार का कोई भी भुगतान किया गया रूप के रूप में परिभाषित करता है। विज्ञापन गैर व्यक्तिगत है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति को निर्देशित नहीं किया जाता है। दूसरे, प्रायोजक यानी निर्माता या उत्पादक की पहचान की जाती है क्योंकि उसका नाम और पता हमेशा एक विज्ञापन में शामिल होता है और वह इस प्रक्रिया में शामिल सभी लागतों को भी वहन करता है। तीसरा, निर्माता किसी भी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, डिजाइन, पैकिंग और मूल्य निर्धारण आदि के बारे में एक विचार को भी बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विज्ञापन में किसी उत्पाद, सेवा या विचार के बारे में प्रायोजित संदेश प्रस्तुत करने में शामिल सभी गतिविधियां शामिल हैं। 5 समाचार पत्र विज्ञापन के लाभ और सीमाएं क्या हैं? उत्तर समाचार पत्र विज्ञापन के लाभ निम्नलिखित हैं। आज समाचार पत्रों का सामान्यतः व्यापक प्रसार होता है और समाचार पत्र में दिया गया एक विज्ञापन शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाता है। व्यापक प्रकाशन के कारण विज्ञापन की लागत अपेक्षाकृत कम है। आमतौर पर समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इसलिए एक ही विज्ञापन को बार बार दोहराया जा सकता है और पाठकों को हर दिन याद दिलाया जा सकता है। एक विज्ञापन का मामला बहुत कम समय में अखबारों को दिया जा सकता है, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी विषय वस्तु में बदलाव संभव है। इससे विज्ञापन काफी लचीला हो जाता है। समाचार पत्र अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, इसलिए वे विज्ञापनदाताओं को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से वांछित बाजार, क्षेत्र और पाठकों तक पहुंचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करते हैं। समाचार पत्र विज्ञापन की कुछ सीमाएं हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। आज समाचार पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद ही पढ़ लिए जाते हैं और फिर आमतौर पर घरों के किसी कोने में रख दिए जाते हैं। 24 घंटे बाद हमें एक नया समाचार पत्र मिलता है और इससे समाचार पत्र का जीवन छोटा हो जाता है। लोग समाचार पत्र मुख्यतः समाचारों के लिए पढ़ते हैं और विज्ञापनों पर सामान्य ध्यान देते हैं। अशिक्षित व्यक्ति पढ़ नहीं सकते, इसलिए समाचार पत्रों के विज्ञापन से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। 6 पत्रिकाओं में विज्ञापन के लाभ और सीमाओं को समझाएं। उत्तर पत्रिकाओं के लाभ। पत्रिकाओं का जीवन समाचार पत्रों से कहीं अधिक लंबा होता है। इन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए, फुर्सत में पढ़ने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर दोबारा पढ़ने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। पत्रिकाओं का एक चयनित पाठक वर्ग होता है और इसलिए विज्ञापनदाता अपने लक्षित ग्राहकों के बारे में जान सकते हैं और उसी के अनुसार चुनिंदा विज्ञापन दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए फेमिना जैसी पत्रिका, जो महिलाओं के लिए एक पत्रिका है, में केवल पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित विज्ञापन शायद ही कभी प्रकाशित होते हैं। हालांकि महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के निर्माता इस पत्रिका में विज्ञापन देना पसंद करते हैं। पत्रिकाओं की सीमाएं। पत्रिकाओं में विज्ञापन महंगा पड़ता है। समाचार पत्रों की तुलना में पत्रिकाओं के माध्यम से जिन लोगों तक विज्ञापन पहुंचते हैं उनकी संख्या कम होती है। विज्ञापन सामग्री बहुत पहले ही दे दी जाती है, इसलिए अंतिम समय में बदलाव संभव नहीं है। इससे लचीलापन कम हो जाता है। 7 रेडियो विज्ञापन क्या है? इसके लाभ और सीमाएं बताएं। उत्तर रेडियो पर किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान छोटे छोटे ब्रेक होते हैं जिन्हें उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनों से भरा जाता है। रेडियो पर विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित लोकप्रिय कार्यक्रमों के सदस्य होते हैं जिनमें नियमित अंतराल पर विज्ञापन दिए जाते हैं। रेडियो विज्ञापन के लाभ। यह अधिक प्रभावी है क्योंकि लोग इसे नियमित रूप से सुनते हैं। यह उन अशिक्षित लोगों के लिए भी उपयोगी है जो पढ़ लिख नहीं सकते। ऐसी जगहें हैं जहां अखबार पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप रेडियो सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सड़क पर यात्रा करते समय या घर पर काम करते समय रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन आप अखबार नहीं पढ़ सकते। इसी तरह गाड़ी चलाते समय आप रेडियो सुन सकते हैं लेकिन अखबार नहीं पढ़ सकते। रेडियो विज्ञापन की सीमाएं। एक नियमित श्रोता को याद रहता है कि उसने क्या सुना है, लेकिन कभी कभार सुनने वाले लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने रेडियो पर क्या सुना है। कोई भी विज्ञापन जो संदेश देना चाहता है वह उचित नहीं हो सकता क्योंकि उसे तुरंत दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलता। कुछ अन्य गड़बड़ियां भी हो सकती हैं जो संचार को विकृत करती हैं। टेलीविजन की तुलना में रेडियो कम प्रभावी है क्योंकि इसमें दृश्य प्रभाव का अभाव है। 8 विज्ञापन के महत्व के कोई 3 बिंदु बताएं। उत्तर विज्ञापन के विभिन्न महत्व हैं। ग्राहकों को शिक्षित करना। क्या आपको टीवी पर टाटा नमक का विज्ञापन याद है? इस विज्ञापन में कहा गया है कि टाटा नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। ये संदेश आपको शिक्षित करता है कि आयोडीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और टाटा नमक में आयोडीन होता है। नए उत्पादों की मांग पैदा करना। आपने अखबार में पढ़ा कि बाजार में जेल पेन नामक एक नया प्रकार का पेन आया है जो लिखने में बहुत ही किफायती और सुविधाजनक है। यह आपको उक्त पेन खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह आप जैसे कई छात्र भी विज्ञापन के माध्यम से इसके बारे में जानने के बाद जेल पेन खरीदेंगे। इससे बाजार में लॉन्च किए गए नए उत्पाद की मांग पैदा होगी। मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना। आपको याद होगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत लोकप्रिय डिटर्जेंट था, लेकिन व्हील पाउडर के बाजार में आने के बाद निरमा की बिक्री अचानक कम हो गई। फिर निरमा के निर्माताओं ने उत्पाद में सुधार किया और अलग अलग मीडिया में इसके बारे में विज्ञापन दिए। ये जानने के बाद जो लोग पहले निरमा का इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने व्हील का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और निरमा का इस्तेमाल जारी रखा। इस तरह निरमा ने अपनी मौजूदा मांग को बनाए रखा। इस प्रकार विज्ञापन निर्माताओं को न केवल नए उत्पाद की मांग पैदा करने में मदद करता है बल्कि मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में भी मदद करता है। 9 पत्रिकाओं, टीवी और होर्डिंग्स में विज्ञापन के लिए उपयुक्त किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताएं। उत्तर 4 वस्तुएं जो पत्रिकाओं में विज्ञापन के लिए उपयुक्त हैं: कॉस्मेटिक, जल कार्य, प्राकृतिक सौंदर्य क्रीम आदि और मेकअप।
टीवी पर विज्ञापन के लिए उपयुक्त 4 वस्तुएं हैं: कॉस्मेटिक, मेकअप, खाद्य पदार्थ और कार आदि। होर्डिंग में विज्ञापन के लिए उपयुक्त 4 वस्तुएं हैं: सफलता की कहानियां और गूगल विज्ञापन। 10. मीडिया विज्ञापन से क्या तात्पर्य है? विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताइए। उत्तर: विज्ञापन मीडिया की एक तकनीकी परिभाषा है, वह माध्यम जिसके माध्यम से किसी विज्ञापन को विपणन, प्रचार और वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के उद्देश्य से लक्षित दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। विज्ञापन मीडिया शब्द का तात्पर्य विज्ञापन उद्देश्यों या विज्ञापन समर्थन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी मीडिया से है। ब्रांड की लोकप्रियता और ग्राहक मांग को बढ़ाकर विज्ञापन सीधे व्यवसायों के लिए उच्च बिक्री और राजस्व में योगदान देता है। विज्ञापन के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चर्चा नीचे की गई है। रेडियो विज्ञापन: रेडियो पर किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान छोटे छोटे ब्रेक होते हैं जिन्हें उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनों से भरा जाता है। रेडियो पर विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित लोकप्रिय कार्यक्रमों के सदस्य होते हैं जिनमें नियमित अंतराल पर विज्ञापन दिए जाते हैं। टेलीविजन विज्ञापन: टीवी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह आंख और कान दोनों को आकर्षित करता है। उत्पादों को दिखाया जा सकता है, उनके उपयोगों को प्रदर्शित किया जा सकता है और उनकी उपयोगिताओं के बारे में टेलीविजन पर बताया जा सकता है। रेडियो की तरह टीवी पर भी छोटे छोटे ब्रेक के दौरान विज्ञापन दिखाए जाते हैं और विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम भी होते हैं। इंटरनेट विज्ञापन: इंटरनेट के जरिए आप किसी भी निर्माता या सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर जानकारी जुटा सकते हैं। कई बार जब आपके पास वेबसाइट का पता नहीं होता है तो आप सर्च इंजन या पोर्टल की मदद लेते हैं। लगभग सभी सर्च इंजन या पोर्टल पर अलग अलग निर्माता या सेवा प्रदाता अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। 11. विभिन्न प्रकार के मीडिया के बारे में बताएं जिनके माध्यम से हम बिना कोई पैसा खर्च किए जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर: मुंह से मुंह: जब लोग तथ्यों या किसी उत्पाद या सेवा के बारे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी साझा करते हैं तो इस माध्यम में ग्राहक उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए भुगतान नहीं करता है। उपभोक्ता संरक्षण। अध्याय 18। एनआईओएस पाठ्यपुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतः पाठ्य प्रश्न 18.1। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? मिलावट का मतलब हमेशा बिक्री के लिए रखे गए सामान में जहरीली सामग्री मिलाना नहीं होता। उत्तर: सच। टाई इन सेल्स में दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप: अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह: अब शामिल हों। इंस्टाग्राम: अब शामिल हों। उत्तर: गलत। किसी विज्ञापन में किसी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में गलत प्रस्तुति भ्रामक विज्ञापन। उत्तर: सच। कालाबाजारी का अर्थ है रात के अंधेरे में सामान बेचना। उत्तर: गलत। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक आंदोलन है। उत्तर: सच। पाठ्यगत प्रश्न 18.2। कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान भरें। मेरा पड़ोसी हमेशा बिजली का सामान खरीदने के लिए निकटतम दुकान पर जाता है क्योंकि अंडरस्कोर कीमत जांचना, चुनना, गुणवत्ता जांचना उसका मूल अधिकार है। उत्तर: चुनें। युवा लड़के पैकेट में उपलब्ध प्रसंस्कृत भोजन बहुत अधिक खाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और क्योंकि वे अंडरस्कोर खराब भोजन को अस्वीकार करना, दूसरों से सलाह लेना, जानकारी प्राप्त करना के अपने अधिकार से अवगत नहीं है। उत्तर: सूचना। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऊंची कीमत चुकाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह अंडरस्कोर को दर्शाता है कि वे अमीर हैं, कि दुकानदार उचित मूल्य लेता है, कि वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की हैं। उत्तर: ये कि सामान उच्च गुणवत्ता का है। जब आप सर्वोत्तम गुणवत्ता का दावा करने वाले विज्ञापन के आधार पर नए ब्रांड नाम के साथ कोई उत्पाद खरीदते हैं और फिर पाते हैं कि वह दोषपूर्ण है तो यह अंडरस्कोर विज्ञापन का मामला है। अच्छा, असत्य, भ्रामक। उत्तर: भ्रामक। अंतः पाठ्य प्रश्न 18.3। बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यवसायी कुछ नहीं कर सकते। उत्तर: गलत। सरकार उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के प्रति उदासीन है। उत्तर: गलत। उपभोक्ता संघों को अपने प्रतिनिधियों को आधिकारिक निकायों में भेजने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं पर उनके विचार सुन सकें। उत्तर: सच। बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं है, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का दावा करना होगा। उत्तर: सच। उपभोक्ताओं को स्थानीय उपभोक्ता संघ द्वारा आयोजित किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। उत्तर: गलत। अंतः पाठ्य प्रश्न 18.4। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। उत्तर: सच। बाट एवं माप मानक अधिनियम विभिन्न स्थानों में प्रयोग किए जाने वाले मानक बाट एवं माप निर्धारित करता है। उत्तर: गलत। उपभोक्ता संघ उपभोक्ताओं की ओर से एमआरटीपी आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता ही अपनी ओर से ऐसा कर सकते हैं। उत्तर: गलत। आवश्यक वस्तु अधिनियम कुछ वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है। उत्तर: सच। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई है। उत्तर: सच। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करता है और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन चिन्हों के उपयोग की अनुमति देता है। उत्तर: सच। सरकार को सार्वजनिक हित में किसी भी वस्तु को आवश्यक घोषित करने का अधिकार है। उत्तर: सच। अंतः पाठ्य प्रश्न 18.5। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार कर सकता है जिनमें माल का मूल्य और मुआवजा राशि अंडरस्कोर से अधिक नहीं होती है। 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। उत्तर: 20 लाख रुपए। जब जिला फोरम के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत की जाती है जिसमें उत्पाद के परीक्षण की आवश्यकता होती है तो मामले का निर्णय अंडरस्कोर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की अवधि के भीतर किया जाना होता है। उत्तर: 5 महीने। राष्ट्रीय आयोग को अंडरस्कोर 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सामान से संबंधित शिकायतों से निपटने का क्षेत्राधिकार है।
उत्तर 1 करोड़ रुपए। एक राज्य आयोगों के आदेश के विरुद्ध अपील अंडरस्कोर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है। उत्तर राष्ट्रीय आयोग। बी राज्य आयोग माल के मूल्य मुआवजे से संबंधित मामलों पर विचार कर सकता है जो कि अंडरस्कोर से अधिक न हो। 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। उत्तर 1 करोड़ रुपए। 2 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं? आई उपभोक्ता शिकायत केवल उपभोक्ता द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। उत्तर गलत। ई जिला फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर सही है। ई शिकायत व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकती है अथवा डाक द्वारा भेजी जा सकती है। उत्तर सही है। एक शिकायत कार्यवाही का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी होगी। उत्तर गलत। बी टेलीफोन सेवा में कमी से संबंधित शिकायत के लिए मांगी गई राहत में कमी को दूर करना, सेवा की बहाली, भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी या समायोजन, साथ ही नुकसान के लिए मुआवजा शामिल हो सकता है। उत्तर सही है। बी दर्ज की जाने वाली शिकायत पर उपभोक्ता या उसके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। उत्तर सही है। अंतःपाठ्य प्रश्न 18.6 आई निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? आई एनजीओ गैर लाभकारी संगठन है। उत्तर सच। ई सरकारी नियम और विनियम आमतौर पर गैर सरकारी संगठनों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। उत्तर गलत। ई उपभोक्ता आंदोलन में शामिल गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। उत्तर सच। एक गैर सरकारी संगठन सरकार के नीति निर्माण और प्रशासनिक निकायों के माध्यम से सुनवाई के अधिकार का प्रयोग करते हैं। उत्तर सच। बी उपभोक्ता संगठनों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रासंगिक कानूनों में संशोधन करते समय विचार किया जाता है। उत्तर सच। द्वितीय बहुविकल्पीय प्रश्न। आई उपभोक्ताओं के सामने कौन सी समस्या नहीं है? क मिलावट, ख नकली उत्पादों की बिक्री, ग जमाखोरी और कालाबाजारी, घ उत्पादों की केवल एक गुणवत्ता। उत्तर घ उत्पादों की केवल एक गुणवत्ता। ई उपभोक्ता अधिकारों के अभाव के कारण अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। क जागरूकता और अज्ञानता, ख निधि, ग शिक्षा, घ कवरेज। उत्तर बी निधि। ई बीआई इसका अर्थ है। क औद्योगिक मानक ब्यूरो, ख भारतीय मानक ब्यूरो, ग आंतरिक मानक ब्यूरो, घ संस्थान मानक ब्यूरो। उत्तर बी भारतीय मानक ब्यूरो। एक उपभोक्ता अदालतें इसमें शामिल नहीं हैं। क जिला फोरम, ख राज्य आयोग, ग राष्ट्रीय आयोग, घ सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर घ सर्वोच्च न्यायालय। बी जिला फोरम को उन सभी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहां माल या सेवाओं का मूल्य या दावा किया गया मुआवजा अधिक नहीं है। क 10 लाख रुपए, ख 20 लाख रुपए, घ 1 लाख रुपए, घ 1 करोड़ रुपए। उत्तर बी 20 लाख रुपए। टर्मिनल व्यायाम 1 उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य उन कदमों से है जो उपभोक्ताओं को व्यापारिक कदाचार से बचाने के लिए उठाए जाने चाहिए या उपायों को अपनाया जाना चाहिए। इसे उपभोक्तावाद जैसा आंदोलन माना जा सकता है। 2 उपभोक्ताओं को संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए? उत्तर उपभोक्ताओं को व्यापारिक कदाचार से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के उपाय किए जाने या उन्हें स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इसे उपभोक्तावाद जैसा आंदोलन माना जा सकता है। यह मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यवसाय अधिकतम लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं और यह अक्सर उपभोक्ताओं की कीमत पर किया जाता है। 3 उपभोक्ताओं को अपने दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर उपभोक्ताओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं पर नीचे चर्चा की गई है। आई मिलावट यानी बेचे जा रहे उत्पाद में कुछ घटिया मिलाना। यह एक ऐसी प्रथा है जो हमें अनाज, मसाले, चाय की पत्ती, खाद्य तेल, पेट्रोल आदि के मामले में देखने को मिलती है। ई नकली उत्पादों की बिक्री यानी असली उत्पाद के बदले कोई ऐसी चीज बेचना जिसका कोई मूल्य न हो। यह अक्सर दवाइयों और ड्रग्स या स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के मामले में पाया जाता है। ई गलत वजन और माप का उपयोग एक और कदाचार है जिसे कुछ व्यापारी सामान बेचते समय अपनाते हैं। जो सामान वजन किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है जैसे सब्जियां, अनाज, चीनी आदि, जो कपड़ा, सूट के कपड़े जैसे माप मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं, कभी कभी वास्तविक वजन या लंबाई से कम पाए जाते हैं। एक डुप्लीकेट की बिक्री यानी ऐसे सामान की बिक्री जिस पर यह चिन्ह लगा हो कि यह वास्तव में जितनी अच्छी गुणवत्ता का है उससे कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए स्थानीय स्तर पर बने सामान को आयातित वस्तुओं की तुलना में अधिक कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि उनसे बेहतर गुणवत्ता की अपेक्षा की जाती है। जमाखोरी और कालाबाजारी एक और समस्या है जिसका सामना उपभोक्ता अक्सर करते हैं। जब कोई आवश्यक वस्तु खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती और डीलर जानबूझकर स्टॉक रोक कर रखते हैं तो इसे जमाखोरी कहते हैं। इसका उद्देश्य कृत्रिम कमी पैदा करना और कीमतें बढ़ाना होता है। बीटा इंसल्ट्स टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के खरीदारों को कभी कभी बिक्री के लिए पूर्व शर्त के रूप में कुछ अन्य सामान खरीदने की आवश्यकता होती है या उन्हें 1 वर्ष के लिए बिक्री के बाद सेवा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। आपने गैस स्टोव बर्नर की बिक्री के साथ नए गैस कनेक्शन को जोड़ने के बारे में सुना होगा। बिना किसी अतिरिक्त मूल्य वाले उपहार देना या किसी उत्पाद की अगली खरीद पर उपहार लेने के लिए कूपन देना उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए लुभाने के उद्देश्य से किया जाता है। अक्सर बिक्री पर उत्पाद की कीमत बढ़ने के बाद उपहार दिए जाते हैं। भ्रामक विज्ञापन एक और तरीका है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा को उच्च गुणवत्ता, रेट या मानक का झूठा रूप से प्रस्तुत करते हैं या किसी उत्पाद या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता का झूठा दावा करते हैं। एक घटिया सामान की बिक्री यानी ऐसे सामान की बिक्री जो खास तौर पर सुरक्षा के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। ऐसे उत्पादों में प्रेशर कुकर, स्टोव, इलेक्ट्रिक गैजेट, हीटर, टोस्टर आदि और रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं। 4 उपभोक्ता संरक्षण में शामिल पक्षों के नाम बताएं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर उपभोक्ता संरक्षण में शामिल पक्ष हैं
क उपभोक्ता, ख व्यावसायिकता, ग सरकार। प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित सुरक्षा कर सकता है। क स्वयं सहायता ही सर्वोत्तम सहायता है। अतः उपभोक्ताओं को जहां तक संभव हो अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए तथा बाजार की कुरीतियों से स्वयं को बचाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करें तथा उनका प्रयोग करें। उन्हें व्यापारियों की सद्बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ख व्यवसायियों के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि उत्पादक, वितरक, डीलर, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता अपने हित में उपभोक्ता अधिकारों का उचित ध्यान रखें। उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिए व्यापारियों के संघों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों तथा निर्माताओं के संघों को अपने सदस्यों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करना चाहिए तथा कदाचार के दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। गत सरकार के लिए उपभोक्ता संरक्षण समाज के सामान्य हित में उठाया जाने वाला उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों को लागू करना तथा मौजूदा कानूनों में संशोधन करना उपभोक्ता संघों के दृष्टिकोण के आलोक में किया जाना आवश्यक है। 5. उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम इस प्रकार हैं। कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937। यह अधिनियम कृषि वस्तुओं के गुणवत्ता मानकों के ग्रेडिंग और प्रमाणन का प्रावधान करता है, जिन पर सरकार के कृषि विपणन विभाग की एकमात्र मुहर लगाने की अनुमति है। उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। यह अधिनियम निर्मित वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी उद्योग की जांच का आदेश दे सकती है यदि उसे लगता है कि उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त गिरावट आई है, या किसी उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, या कीमत में कोई अनुचित वृद्धि हुई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। इस अधिनियम में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जिससे मृत्यु होने की संभावना है, न्यूनतम 3000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी वस्तु को जनहित में आवश्यक घोषित करने का अधिकार है। इस प्रकार सरकार ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार को नियंत्रित कर सकती है। बाट और माप मानक अधिनियम 1956। यह अधिनियम पूरे देश में मानक बाट और लंबाई के मानक माप के उपयोग का प्रावधान करता है। लंबाई मापने के लिए प्राथमिक इकाई के रूप में मीटर और वजन मापने के लिए प्राथमिक इकाई के रूप में किलोग्राम निर्दिष्ट किया गया है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, 1983 और 1984 में संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता और उपभोक्ता समूह प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित शिकायत दर्ज करके अपने निवारण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1980। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य कालाबाजारी की रोकथाम और समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की व्यवस्था करना है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। उपभोक्ता हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए भारतीय मानक संस्थान ISI की जगह इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई है। इसकी दो प्रमुख गतिविधियां हैं: वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्माण और BIS प्रमाणन चिन्ह योजना के माध्यम से उनका प्रमाणन, जिसके द्वारा निर्माताओं को सुरक्षा और प्रदर्शन के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूपता के उचित सत्यापन के बाद अपने उत्पादों पर मानकीकरण चिन्ह ISI का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम किसी भी अन्य कानून की तुलना में उपभोक्ता संरक्षण के लिए अधिक व्यापक प्रावधान करता है। उपभोक्ता न केवल वस्तुओं के संबंध में बल्कि बैंकिंग, बीमा, वित्तपोषण, परिवहन, टेलीफोन, बिजली या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, आवास, बोर्डिंग और लॉजिंग, मनोरंजन, आमोद प्रमोद आदि जैसी सेवाओं में कमी के लिए भी कई तरह के अनुचित व्यवहारों के लिए कानूनी उपाय की मांग कर सकते हैं। 6. उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करते समय क्या जानकारी दर्ज करना आवश्यक है? उत्तर: शिकायत दर्ज करने के लिए एक मामूली शुल्क लिया जाता है। शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज की जा सकती है या इसे डाक द्वारा भेजा जा सकता है। आमतौर पर शिकायत की 5 प्रतियां निम्नलिखित जानकारी के साथ दाखिल की आवश्यक होती है। शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता। विपक्षी पक्ष या पक्षों का नाम, विवरण और पता, जैसा भी मामला हो। शिकायत से संबंधित तथ्य तथा ये कब और कहां उत्पन्न हुई। शिकायत में निहित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, यदि कोई हो, जैसे कैश मेमो, रसीद आदि। शिकायतकर्ता जिस प्रकार की राहत चाहता है। 7. उपभोक्ता अदालत द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए जाने वाले संभावित राहतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: उपभोक्ता अदालत द्वारा दिए जाने वाले कुछ संभावित राहतों में शामिल हैं: रिफंड या प्रतिस्थापन। यह विधेयक उपभोक्ता को किसी भी खरीदे गए उत्पाद को वास्तविक कारणों से निर्धारित समय के भीतर वापस करने का अधिकार देता है। यह उपभोक्ता को खरीद के 15 दिनों के भीतर किसी भी खरीदे गए टिकाऊ या अर्ध टिकाऊ सामान को वापस करने का अधिकार प्रदान करना चाहता है। मरम्मत। ऐसे मामलों में जहां किसी उत्पाद की मरम्मत की जा सकती है लेकिन उपभोक्ता ने मरम्मत के लिए खर्च किया है, अदालत व्यवसायी को उपभोक्ता को मरम्मत लागत की प्रतिपूर्ति करने या उत्पाद के कम हुए मूल्य के लिए मुआवजा प्रदान करने का आदेश दे सकती है। मुआवजा। उपभोक्ता अदालतें व्यवसाय की कार्रवाई या लापरवाही के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को हुई किसी भी वित्तीय हानि, क्षति या असुविधा के लिए मौद्रिक मुआवजा दे सकती है। लागत और कानूनी फीस। उपभोक्ता अदालतें हारने वाले पक्ष को मामले को आगे बढ़ाने में विजयी पक्ष द्वारा किए गए कानूनी खर्च और वकील की फीस का भुगतान करने का आदेश दे सकती हैं। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि मुकदमे की लागत वहन करने के डर से उपभोक्ता निवारण मांगने से पीछे न हटे। सुधारात्मक कार्रवाई। कब उत्पाद सेवा के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करना। उपभोक्ता को हुए नुकसान और चोट के लिए मुआवजा दें। यदि आप निर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उपभोक्ताओं को उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 8.
विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख करें। उत्तर, उपभोक्ता अदालतों का वित्तीय अधिकार क्षेत्र जो मौद्रिक सीमाओं को संदर्भित करता है जिसके भीतर किसी विशेष अदालत को मामलों का फैसला करने का अधिकार होता है। अदालत के स्तर और विवाद की प्रकृति के आधार पर भिन्न होता है। भारत में उपभोक्ता अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत परिभाषित किया गया है। यहाँ भारत में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार का सामान्य अवलोकन दिया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग DCDRC, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग SCDRC, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC। 9. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका इस प्रकार है। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को उपभोक्ता समस्याओं और उनके समाधान के बारे में शिक्षित करना। कानूनी उपाय प्राप्त करने में सहायता के माध्यम से उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करना। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और अन्य आधिकारिक बोर्डों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण की वकालत करना। अपने स्वयं के परीक्षण उपकरणों या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण की व्यवस्था करें ताकि प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के सापेक्ष गुणों का मूल्यांकन किया जा सके और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए परीक्षण के परिणामों को प्रकाशित किया जा सके ताकि वे सूचित खरीदार बन सकें। पाठकों के बीच उपभोक्ता समस्याओं, कानूनी रिपोर्टिंग और अन्य उभरते मुद्दों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पत्रिकाएं और जर्नल प्रकाशित करें। इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं व्यावसायिक फर्मों से विज्ञापन स्वीकार नहीं करती हैं। सुझाव देना तथा ऐसे कदमों की सिफारिश करना जिन पर सरकारी प्राधिकारियों को उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्माण तथा प्रशासनिक उपाय अपनाते समय विचार करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों ने कई मामलों में उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने के लिए जनहित याचिका की है, इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया है। दूसरे शब्दों में, गैर सरकारी संगठनों ने किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आम जनता के हित में कानूनी अदालतों में मामले दायर किए हैं। 10. उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताएं। शिकायत उस जिले के जिला फोरम के समक्ष दायर की जा सकती है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है या जहां विपरीत पक्ष रहता है, या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित राज्य आयोग के समक्ष, या इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए नामांकन शुल्क लिया जाता है। शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज की जा सकती है या इसे डाक से भेजा जा सकता है। आमतौर पर शिकायत की 5 प्रतियां निम्नलिखित जानकारी के साथ दाखिल की जानी आवश्यक होती हैं। शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता। विपक्षी पक्ष या पक्षों का नाम, विवरण और पता जैसा भी मामला हो। शिकायत से संबंधित तथ्य तथा ये कब और कहां उत्पन्न। शिकायत में निहित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज यदि कोई हो, जैसे कैशनामा, रसीद आदि। शिकायतकर्ता जिस प्रकार की राहत चाहता है। शिकायत पर शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसे जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए। शिकायत को कार्रवाई का कारण बनने के लिए जिसे 2 वर्ष की अवधि के भीतर दर्ज किया जाना आवश्यक है। सामग्री पर जाएं। खोज लाइब्रेरी है। उपभोक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां। अध्याय 17 एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतः पाठ्य प्रश्न 17.1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं शब्दों का प्रयोग करके दीजिए। जो व्यक्ति सामान खरीदता है वह उपभोक्ता हो भी सकता है और नहीं भी। क्या ऐसा है? उत्तर हाँ। क्या ये कहना सही है कि जो कोई भी भोजन का उपभोग करता है उसे उसका खरीदार होना चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हो। टेलीग्राम समूह अब शामिल हो। इंस्टाग्राम अब शामिल हो। उत्तर नहीं। क्या एक दुकानदार को उपभोक्ता माना जा सकता है यदि वह अपने उपयोग के लिए रेडीमेड शर्ट खरीदता है? उत्तर हाँ। मैंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय को सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है और इसका उपयोग पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए करता हूँ। क्या मैं सेवाओं का उपभोक्ता हूँ? उत्तर हाँ। आपके मित्र ने एक कहानी की किताब खरीदी और उसे पढ़ने के बाद उसे कम कीमत पर पुरानी किताबें बेचने वाले एक पुस्तक विक्रेता को बेच दिया। क्या आपका मित्र उपभोक्ता है? उत्तर हाँ। अंतः पाठ्य प्रश्न 17.2। और में और बी के अंतर्गत वाक्यांशों का मिलान करें। स्तंभ का अधिकार। न्यायालय में कानूनी उपाय तलाशना। सुरक्षा का अधिकार। निर्णय के संबंध में उपभोक्ताओं के साथ परामर्श। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु का चयन करें। निवारण मानने का अधिकार। खतरनाक वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण। चुनने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण के प्रासंगिक कानूनों के बारे में जानकारी। स्तंभ सुनवाई का अधिकार। नीतिगत निर्णयों के संबंध में उपभोक्ताओं के साथ परामर्श। सुरक्षा का अधिकार। खतरनाक वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण के प्रासंगिक कानूनों के बारे में जानकारी। निवारण मानने का अधिकार। न्यायालय में करियर चुनना। अध्याय 20 एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतः पाठ्य प्रश्न 19.1। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? करियर किसी नौकरी में पद के अनुक्रम को शामिल करता है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य जीवन के दौरान संलग्न रहता है। उत्तर सच। हर किसी के जीवन में सही करियर का चयन आवश्यक है। व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हो। टेलीग्राम समूह अब शामिल हो। इंस्टाग्राम अब शामिल हो। उत्तर सच। आज की पीढ़ी के पास करियर के बहुत कम विकल्प हैं। उत्तर गलत। प्रारंभिक अवस्था में करियर की योजना बनाना आवश्यक नहीं है। उत्तर गलत। विभिन्न करियर विकल्पों का ज्ञान सही करियर चुनने में सहायक होता है। उत्तर सच। पाठ्यक्रम प्रश्न 19.2।
शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। आई लोगों का व्यवसाय हमेशा अंडरस्कोर गतिविधि से संबंधित होता है। उत्तर आर्थिक। निचले स्तर पर सरकारी विभाग ज्यादातर लोगों को अंडरस्कोर नौकरियों के लिए नियुक्त करते हैं। उत्तर लिपिकीय। ईस्टकीपर की नौकरी के लिए व्यक्ति में अंडरस्कोर ऑर्डर तैयार करने का कौशल होना चाहिए। उत्तर क्रय। इन अधिकांश लिपिकीय नौकरियों के लिए अंडरस्कोर को संभालने की क्षमता आवश्यक है। उत्तर कार्यालय मशीनें। मीटिंग फोन ऑपरेटरों के लिए अंडरस्कोर में प्रवीणता आवश्यक है। उत्तर भाषा। बी अंडरस्कोर रोजगार का अर्थ है मजदूरी या वेतन के लिए दूसरों की सेवा करना। उत्तर मजदूरी। बी कोई व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होता है और उसका प्रबंधन स्वयं करता है, इसे अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर स्वरोजगार। बी तकनीकी या सचिवीय पाठ्यक्रम पूरा करने पर कोई व्यक्ति अंडरस्कोर के रूप में रोजगार पा सकता है। उत्तर तकनीकी कर्मचारी। अंतर्पाठ्य प्रश्न 19.3 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? आई स्वरोजगार का अर्थ है स्वयं कोई आर्थिक गतिविधि करना। उत्तर सच। मजदूरी रोजगार में कमाई की कोई सीमा नहीं है। उत्तर गलत। जब कोई व्यक्ति किसी मूल्य के बदले व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है तब भी कुछ मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्तर सच। एक व्यवसाय में स्वरोजगार में मालिकों को हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। उत्तर सच। एक सुनार स्वरोजगार नहीं कर सकता क्योंकि उसे जोड़ने के अधिक काम करना पड़ता है। उत्तर गलत। अंतर्पाठ्य प्रश्न 19.4 आई रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। आई स्वरोजगार में व्यक्ति में अंडरस्कोर को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उत्तर स्वरोजगार के लिए नौकरी के अवसर। स्वरोजगार में सफल होने के लिए व्यक्ति के पास अपनी क्षमता में अंडरस्कोर होना चाहिए। उत्तर आत्मविश्वास। किसी व्यवसाय के स्वामी के रूप में सफल होने के लिए व्यवसाय के बारे में अंडरस्कोर जानकारी होनी चाहिए। उत्तर ज्ञान। एक स्वरोजगार में लगे व्यक्ति को अंडरस्कोर का पता लगाने के लिए लेखांकन का ज्ञान आवश्यक है। उत्तर लाभ या हानि। उद्यमिता अंडरस्कोर और अंडरस्कोर की गुणवत्ता से संबंधित है। उत्तर नवीनता और रचनात्मकता। स्वरोजगार उन लोगों को आजीविका कमाने के अवसर प्रदान करता है जो अंडरस्कोर करने में असमर्थ है। उत्तर उच्च शिक्षा। आपके करियर का चुनाव आपके अंडरस्कोर और अंडरस्कोर पर आधारित होना चाहिए। उत्तर योग्यता अभिरुचि और रुचि। आप अपनी ताकत और अंडरस्कोर के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। उत्तर कमजोरियां। एक ऐसी नौकरी का चयन न करें जिसके लिए आपके पास अंडरस्कोर न हो। उत्तर क्या नेक्स्ट आधुनिक दुनिया में सभी नौकरियों के लिए संचार कौशल अंडरस्कोर है। उत्तर आवश्यक। विकल्पीय प्रश्न आई मजदूरी रोजगार का अर्थ है। कब मजदूरी या वेतन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करना। कब व्यापार करना। कब स्वयं किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना। कब उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कब मजदूरी या वेतन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करना। स्वरोजगार का अर्थ है कब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अंतर। कब वेतन या मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करना। कब स्वयं किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना। कब उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कब स्वयं कुछ आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्वरोजगार के लिए आवश्यक नहीं है? कब औपचारिक शिक्षा। सतर्कता और दूरदर्शिता। कब व्यवसाय के बारे में ज्ञान। कब प्रासंगिक कानूनों से परिचित होना। कब औपचारिक शिक्षा। करियर पद का अर्थ है कब विभिन्न नौकरी पदों पर किया गया कार्य। कब करियर के लिए अपनाया गया रास्ता। कब व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करना। कब नौकरी का पद प्राप्त करना। उत्तर कब प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करना करियर योजना में शामिल है। कब अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना। कब करियर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में उचित ढंग से सोचना। कब नौकरी ज्वाइन करना। कब करियर के साथ समायोजन करना। कब करियर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में उचित रूप से सोचना। टर्मिनल प्रश्न 1 इसका क्या मतलब है? कब मजदूरी रोजगार तथा कब स्वरोजगार। उत्तर कब वेतन रोजगार। वेतन रोजगार का मतलब है वेतन या मजदूरी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। अगर किसी को कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय पर्यवेक्षक के कहे अनुसार काम करे और उसे अपने काम के लिए मासिक वेतन मिलता है। इस प्रकार का रोजगार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध पर आधारित होता है। स्वरोजगार यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल करता है। आइए हम संक्षेप में नौकरी के अवसरों या मजदूरी रोजगार के रास्तों पर चर्चा करें। करियर शब्द को परिभाषित करें। उत्तर करियर का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा जीवन भर की गई प्रगति और कार्य, खास तौर पर उस व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित कार्य। करियर अक्सर एक पद के बजाय लंबे समय तक की गई नौकरियों, अर्जित उपाधियों और किए गए काम से बना होता है। जबकि कुछ संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं में कर्मचारी अपने करियर के दौरान एक ही नौकरी करते हैं। कर्मचारियों के बीच नौकरी बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। करियर चुनने का महत्व समझाएं। करियर चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। करियर का चुनाव किसी व्यक्ति की जीवन शैली को उसके द्वारा चुने गए किसी भी अन्य विकल्प से अधिक प्रभावित करेगा। नौकरी का प्रभाव जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, हमारे मूल्यों, दृष्टिकोण और आदतों को आकार देता है। कलाकार प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में शुरुआत में सही करियर का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ने की आवश्यकता है जो व्यक्ति को विभिन्न करियर विकल्पों के संबंध में जानकारी दे और उसे बताए। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी खुद की क्षमताओं की खोज भी करेगा जो किसी भी करियर निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करियर प्लानिंग हमारे अस्तित्व में सीखने के व्यापक पहलुओं में से एक है। करियर प्लानिंग व्यक्ति को उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में उचित रूप से सोचने में मदद करती है। करियर प्लानिंग हमें अपने भविष्य को सुचारू रूप से डिजाइन और तैयार करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई
बैंकर बनना चाहता है तो वह कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आईसीटी या सीए या फाइनेंस में एमबीए करना पसंद करेगा। 4 व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर वेतन रोजगार के रास्ते में निचले स्तर पर जैविक या तकनीकी नौकरियां शामिल हैं। वेतन रोजगार का मतलब है वेतन या वेतन के लिए दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। अगर किसी को कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह वही करे जो कार्यालय पर्यवेक्षक उससे करवाना चाहता है और उसे अपने काम के लिए मासिक वेतन मिलता है। इस प्रकार का रोजगार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध पर आधारित होता है। कर्मचारी को नियोक्ता के लिए काम करना होता है, उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होता है और इसके लिए उसे पारिश्रमिक मिलता है। काम के घंटों के दौरान कर्मचारी को नियोक्ता की देखरेख और नियंत्रण में काम करना होता है। 5 बेरोजगारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर बेरोजगारी के वर्तमान संदर्भ में स्वरोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी की तलाश करने के बजाय आप अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं। आप किताबों की दुकान, मेडिकल स्टोर या टेलरिंग की दुकान आदि चला सकते हैं। रचनात्मक और योग्य स्वरोजगार व्यक्ति उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं, वितरण विधियों का आविष्कार करके और अन्य लोगों को रोजगार देकर आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। स्वरोजगार की उच्च दर बाद की अवधि में बेरोजगारी को कम करने वाली उद्यमशीलता गतिविधि में वृद्धि का संकेत दे सकती है। 6 स्वरोजगार बड़े पैमाने के उद्योगों का विकल्प कैसे है? उत्तर स्वरोजगार से व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का अवसर मिलता है। स्वरोजगार के माध्यम से आप अपनी योग्यता और समय का सबसे अधिक लाभप्रद तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बड़ी पूंजी और अन्य सुविधाओं के बिना भी स्वरोजगार संभव है। उदाहरण के लिए सीमित पूंजी के साथ वित्तीय कम सर्विस शॉप शुरू की जा सकती है। स्वरोजगार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। लचीलापन स्वरोजगार व्यक्ति को वह काम करने की अनुमति देता है जो उसे पसंद है। वह अपने काम के घंटे निर्धारित कर सकता है, ये निर्णय ले सकता है कि उसे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, और अक्सर इसमें घर से काम करना शामिल होता है, जिससे आने जाने में लगने वाला काफी समय बच जाता है। कमाई की क्षमता पर नियंत्रण स्वरोजगार स्वतंत्रता, उच्च कमाई की क्षमता और रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपकी कमाई की क्षमता आपके द्वारा की गई पहल पर निर्भर करती है। जितना अधिक आप काम करते हैं और प्रयास करते हैं उतना ही अधिक आप कमा सकते हैं। सृजनात्मकता और नवाचार के लिए अवसर स्वरोजगार में व्यक्ति नौकरी पर बहुत सी चीजें सीखता है क्योंकि उसे अपने लाभ के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने होते हैं। 7 स्वरोजगार में सफलता के लिए आवश्यक विचार गुण बताइए। उत्तर स्वरोजगार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मानसिक योग्यताएं स्वरोजगार के लिए आप में सबसे उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए जहां स्वरोजगार के अवसर हो। साथ ही आप में सभी व्यावसायिक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से निपटने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है तथा समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और जोखिम उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। सतर्कता और दूरदर्शिता एक स्वरोजगार व्यक्ति को बाजार में हो रहे बदलावों के बारे में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए ताकि वह अपने परिचालन को समायोजित कर सके। अवसरों का लाभ उठाने और निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों का सामना करने के लिए उसमें बदलावों का पूर्वानुमान लगाने की दूरदर्शिता भी होनी चाहिए। आत्मविश्वास स्वरोजगार में मालिक को सभी निर्णय होते हैं। समस्याओं पर काबू पाने के लिए और आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, ग्राहकों और सरकारी अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय उनसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। व्यवसाय के बारे में ज्ञान कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय में स्वनियोजित है उसे व्यवसाय के बारे में ज्ञान होना चाहिए जिसमें व्यवसाय चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल भी शामिल है। 8 लेखा नौकरी के लिए आवश्यक कौशल बताएं। लेखा नौकरी के लिए आवश्यक कुछ कौशल नीचे चर्चा किए गए हैं। वित्तीय ज्ञान व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशल को समझने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। विवरणों पर ध्यान देना विवरणों पर ध्यान देना अकाउंटेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि यह उनके काम की सटीकता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। चाहे आप वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हो, रिकॉर्ड की ऑडिटिंग कर रहे हो या टैक्स दाखिल कर रहे हो, आपको अपने कार्यों में सावधानीपूर्वक और गहनता से काम करने की आवश्यकता है। विश्लेषणात्मक कौशल इसका मुख्य उद्देश्य गतिविधि के आधार पर लाभ और हानि निकालने के लिए व्यय और राजस्व खातों को श्रेणियों के अनुसार ट्रैक करना है। समस्या समाधान क्षमताएं समस्या समाधान कौशल आपको समस्या के स्रोत को निर्धारित करने और एक प्रभावी समाधान खोजने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख समस्या समाधान कौशल में शामिल है सक्रिय सुनना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दक्षता, स्प्रेडशीट और कुछ सामान्य प्रकार के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक स्मार्ट विकल्प है। छोटे व्यवसाय आमतौर पर स्टैंडअलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं जबकि मध्यम और बड़ी फर्म एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट ERP सिस्टम का विकल्प चुनती है। 9 स्वरोजगार के लिए प्रेरक कारकों की पहचान करें। स्वरोजगार के लिए कुछ प्रेरक कारकों पर नीचे चर्चा की गई है। अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता स्वरोजगार का सबसे बड़ा लाभ है। उनका मालिक होने से आपको अपनी पसंद की चीज में करियर बनाने की आजादी मिलती है। आप अपने लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चुन पाएंगे जिससे आपके कार्य जीवन को अर्थ मिलेगा। का कार्य शेड्यूल स्वरोजगार होने से आप अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आपको कब और कितना काम करना है। शुरुआत में स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए अपना व्यवसाय बनाने में कई घंटे बिताना आम बात है जिसका मतलब ओवरटाइम या सप्ताहांत पर काम करना हो सकता है। रचनात्मक नियंत्रण स्वयं के लिए काम करने से आप अपनी इच्छानुसार रचनात्मक हो सकते हैं बिना किसी नियोक्ता के लिए काम करने की सीमाओं के। जीवन की बेहतर गुणवत्ता स्वरोजगार करना आसान नहीं है, इसके साथ ही कुछ खास तनाव और जिम्मेदारियां भी आती हैं। व्यवसाय की सफलता आपके कंधों पर होती है लेकिन खुद का मालिक होने से आपको जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए भी अवसर मिलते हैं। जब आप कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आपको नौकरी से ज्यादा संतुष्टि महसूस हो सकती है जो आप किसी और के लिए काम करके कभी नहीं पा सकते।
समस्याओं को सुलझाने का जुनून। उन्हें चुनौतियों का सामना करना अच्छा लगता है, चाहे वह किसी समस्या को सुलझाना हो, कोई नया उत्पाद बनाना हो या कुछ भी नहीं से कुछ बनाना हो। 10 स्वरोजगार और मजबूती रोजगार के बीच अंतर बताएं। उत्तर बुनियादी स्वरोजगार मजबूती रोजगार। 1 प्रकृति स्वयं की गतिविधियों में संलग्न रहना, नियोक्ता द्वारा सौंपी गई गतिविधियों में संलग्न रहें। 2 स्थिति या पद व्यक्ति की स्थिति मालिक की है और वह नियोक्ता की भी हो सकती है। व्यक्ति की स्थिति एक कर्मचारी की है। 3 आय या कमाई निश्चित नहीं है, यह मालिक की क्षमता पर निर्भर करता है। नियोजित व्यक्ति की आय निश्चित होती है और यदि कर्मचारी चाहे तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। 4 शामिल कार्य इसमें शामिल काम का उद्देश्य अधिक कमाई करना और व्यवसाय की मात्रा बढ़ाना है। काम की प्रकृति पहले से तय नहीं की जा सकती और यह अलग अलग हो सकती है। कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य विशिष्ट एवं पूर्व निर्धारित होता है। 5 जोखिम उठाना इसमें कभी न कभी हानि होने का जोखिम तो रहता ही है, साथ ही कभी कभी आय में भी कमी आ सकती है। जब तक कर्मचारी काम करता रहेगा तब तक आय कम होने का कोई जोखिम नहीं है। 6 काम की स्वतंत्रता उपलब्ध अवसरों के आधार पर व्यवसाय को कैसे चलाना है इसका निर्णय लेने के लिए स्वामी स्वतंत्र है। कर्मचारी को रोजगार की शर्तों के अनुसार काम करना होगा। 11 उन संभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें जिनमें कोई व्यक्ति स्वरोजगार कर सकता है। उत्तर नीचे उन संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई है जिनमें कोई व्यक्ति स्वरोजगार कर सकता है। आयकर पुस्तक का खुदरा व्यापार एकल मालिक आसानी से एक या दो सहायकों की मदद से छोटे व्यवसाय इकाइयों को लाभप्रद रूप से शुरू और प्रबंधित कर सकते हैं। एक किराने की दुकान, स्टेशनरी की दुकान या कपड़े की दुकान आदि हो सकती है। व्यक्तिगत कौशल के आधार पर सेवाएं प्रदान करना ऐसी सेवाएं जो व्यक्तियों द्वारा विशेष कौशल के आधार पर ग्राहकों को प्रदान की जा सकती हैं, उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से भी अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए साइकिल और स्कूटर, घड़ियां ठीक करना, व्यावसायिक योग्यता पर आधारित व्यवसाय ऐसी गतिविधियां जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वरोजगार कहा जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट आदि। एक छोटे पैमाने पर खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, रेशम उत्पादन आदि जैसी छोटे पैमाने की कृषि गतिविधियों में भी स्वरोजगार के अवसर मौजूद हैं। ग्राम एवं कुटीर उद्योग, हाथ से कटाई और बुनाई, हाथ से बुनाई, कपड़ों की सिलाई आदि जैसी गतिविधियों को स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। ये पारंपरिक विरासत में मिले कौशल पर आधारित हो सकते हैं। कला और शिल्प जिन लोगों को शिल्प कौशल या कला में प्रशिक्षित किया गया है, वे सुनार, त्योहार, पत्रिकी आदि जैसे व्यवसायों में स्वरोजगार। उद्यमशीलता अध्याय 20 NIOS पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर अंतर्पाठ्य प्रश्न 20.1 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? उद्यमी विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने में जोखिम उठाते हैं। उत्तर सच। उद्यमी द्वारी होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हो, टेलीग्राम समूह अब शामिल हो, इंस्टाग्राम अब शामिल हो। उत्तर गलत। एक उद्यमी निरंतर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है। उत्तर सच। एक उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। उत्तर गलत। एक उद्यमी दूसरों के लिए रोजगार पैदा करता है। उत्तर सच। उद्यमी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उत्तर सच। अंतर्पाठ्य प्रश्न 20.2 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? एक उद्यमी को बार बार गलतियां करने के बाद भी सीखना चाहिए। उत्तर गलत। जिस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है वह उद्यमी नहीं हो सकता। उत्तर सच। आत्मविश्वास की कमी सभी उद्यमियों के लिए सफलता का रहस्य है। उत्तर गलत। एक उद्यमी में समय पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उत्तर सच। अंतर्पाठ्य प्रश्न 20.3 निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में अपने शब्दों में 2 वाक्य लिखिए। व्यवहार्यता अध्ययन। उत्तर व्यवहार्यता अध्ययन एक विस्तृत विश्लेषण है जो प्रस्तावित परियोजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करता है ताकि इसकी सफलता की संभावना निर्धारित की जा सके। संसाधन। उत्तर एक संसाधन रणनीति आपके व्यवसाय को सही समय पर सही भूमिकाओं में सही कौशल वाले सही लोगों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अंतर्पाठ्य प्रश्न 20.4 आय निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? केवल अमीर लोग ही व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उत्तर गलत। लघु उद्योग उद्यमी द्वारा अपने स्वयं के परिसर अथवा किराए के परिसर में शुरू किया जा सकता है। उत्तर सच। उद्यमी को ग्राहकों के निवास से दूर व्यवसाय शुरू करना चाहिए। उत्तर गलत। एक छोटे व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर गलत। उत्पाद के विपणन के लिए बिक्री संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उत्तर सच। बहुविकल्पीय प्रश्न इनमें से कौन सा उद्यमी का महत्व नहीं है? कब लोगों को रोजगार प्रदान करता है? कब अनुसंधान एवं विकास प्रणाली में योगदान देता है? कब राष्ट्र के लिए धन सृजन करता है? कब आत्मनिर्भरता प्रदान करता है? उत्तर कब आत्मनिर्भरता प्रदान करता है? एक उद्यमी में गुणवत्ता को इंगित करें। कब अनुभव की कमी? कब आत्मविश्वास की कमी? कब निर्णय लेने की क्षमता का अभाव? उत्तर कब निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का कार्य नहीं है? कब विचारों को कार्य रूप में बदलना? कब व्यवहार्यता अध्ययन? कब संसाधन? कब मौजूदा व्यवसाय को बंद करना? उत्तर कब मौजूदा व्यवसाय को बंद करना? एक कौन व्यवसाय शुरू कर सकता है? कब केवल उच्च शिक्षित व्यक्ति? कब केवल अशिक्षित व्यक्ति? कब केवल अमीर व्यक्ति? कब उपयुक्त में से कोई एक? उत्तर कब उपरोक्त में से कोई एक? व्यवसाय की लाइन चुनते समय उद्यमी को ये ध्यान रखना चाहिए। कब लाभप्रदता? कब जोखिम शामिल है? कब लाभ? कब उपरोक्त सभी? उत्तर कब उपरोक्त सभी?
टर्मिनल व्यायाम। 1. उद्यमिता की अवधारणा को समझाएं। उत्तर: उद्यमिता को वह व्यक्ति जो नवाचारों को आर्थिक वस्तुओं में बदलने के प्रयास में नवाचार, वित्त और व्यावसायिक कौशल का कार्य करता है के रूप में परिभाषित किया गया है। एक उद्यमी एक रचनात्मक विचारक होता है। वह एक नवप्रवर्तक होता है, जोखिम उठाने और पैसा निवेश करने के लिए स्वेच्छा से तैयार रहता है। प्रक्रिया में वह नौकरियां पैदा करता है, समस्याओं का समाधान करता है, मूल्य जोड़ता है और उत्कृष्टता की तलाश करता है। 2. एक उद्यमी की कोई 3 विशेषताएं बताएं। उत्तर: एक उद्यमी की 3 विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। प्रेरणा। उद्यमिता में प्रेरणा वह प्रेरणा या इच्छा है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह अंदर और बाहर दोनों से आ सकती है। स्टार्टअप की दुनिया में उद्यमियों को अक्सर अपने व्यावसायिक उद्यम उत्पादों पर सालों तक काम करना पड़ता है, इससे पहले कि वे कोई वास्तविक सफलता देख सकें। नवप्रवर्तन। उद्यमिता में नवप्रवर्तन का अर्थ है लाभ उत्पन्न करने, समुदाय की सहायता करने और कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इरादे से नए व्यावसायिक विचारों और योजनाओं को बनाने का अभ्यास। उद्यमशीलता का जुनून वह प्राप्य, सचेत और मजबूत सकारात्मक भावनाएं हैं जो व्यक्ति तब प्रदर्शित करते हैं जब उन्हें लगता है कि उद्यमिता में भाग लेने की प्रक्रिया के दौरान उनकी उद्यमशीलता की गतिविधियां उनकी खुद की उद्यमशीलता की पहचान के अनुरूप हैं। 3. एक उद्यमी का महत्व बताएं। उत्तर: एक उद्यमी का महत्व निम्नलिखित है। लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लोग अक्सर यह मानते हैं कि जिन लोगों को कहीं भी रोजगार नहीं मिलता है वे उद्यमिता में कूद पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में आजकल अधिकांश व्यवसाय उन लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिनके पास अन्य विकल्प उपलब्ध होते हैं। अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान लगभग 2/3 नवाचार उद्यमियों के कारण होते हैं। आविष्कारों के उछाल के बिना दुनिया रहने के लिए बहुत शुष्क जगह होती। आविष्कार बेहतर और मानकीकृत तकनीक के माध्यम से काम करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। राष्ट्र और व्यक्तियों के लिए भी धन का सृजन। सभी व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसरों की तलाश करते हैं आमतौर पर उद्यमिता में प्रवेश करके धन का सृजन करते हैं। उनके द्वारा बनाया गया धन राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमी उत्पादों और सेवाओं के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। उनके विचार, सोच और आविष्कार भी राष्ट्र के लिए बहुत मददगार होते हैं। 4. एक सफल उद्यमी के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: सफल उद्यमी के गुण निम्नलिखित हैं। जोखिम उठाने की इच्छा। किसी भी व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है। इसका मतलब है कि व्यवसाय सफल या असफल हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह जरूरी नहीं है कि हर व्यवसाय लाभ कमाए। ये लोगों को व्यवसाय शुरू करने से रोकता है। हालांकि एक उद्यमी हमेशा व्यवसाय चलाने और सफल होने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। आत्मविश्वास। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है वह न तो खुद कोई काम कर सकता है और न ही दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आत्मविश्वास साहस, उत्साह और नेतृत्व करने की क्षमता में परिलक्षित होता है। एक सफल उद्यमी में आत्मविश्वास होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। उद्यम चलाने में उद्यमी को कई निर्णय लेने होते हैं, इसलिए उसे उचित और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। वर्तमान दुनिया में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। यदि उद्यमी के पास समय पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वह अवसर खो सकता है और नुकसान उठा सकता है। 5. समझाइए कि प्रेरणा किस प्रकार सफलता की कुंजी है। उत्तर: प्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए यह आवश्यक है। एक बार जब आप किसी काम के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो आप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। उदाहरण के लिए, कभी-कभी आप किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने में इतने अधिक रुचि रखते हैं कि आप उसे पूरा किए बिना सो नहीं पाते। काम में इस तरह की रुचि प्रेरणा के माध्यम से आती है। यह एक सफल उद्यमी का एक आवश्यक गुण है। 6. एक उद्यमी के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। उत्तर: एक उद्यमी के कुछ प्रमुख कार्य हैं। उद्यमी अवसर की पहचान। व्यापार की दुनिया में कई अवसर हैं। ये भोजन, फैशन, शिक्षा आदि जैसी मानवीय जरूरतों पर आधारित हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। इन अवसरों को आम आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन एक उद्यमी दूसरों की तुलना में अवसरों को जल्दी पहचान लेता है। विचारों को कार्य रूप में बदलना। एक उद्यमी को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होना चाहिए। वह बाजार में मांग के अनुरूप विचारों, उत्पादों, प्रथाओं के बारे में जानकारी एकत्र करता है। एकत्रित जानकारी के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे कदम उठाए जाते हैं। व्यवहार्यता अध्ययन। उद्यमी प्रस्तावित उत्पाद या सेवाओं की बाजार व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अध्ययन करता है। वह समस्याओं का अनुमान लगाता है और उद्यम चलाने के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा, गुणवत्ता, लागत और स्रोतों का आकलन करता है। सभी गतिविधियों के ऐसे ब्लूप्रिंट को व्यवसाय योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। संसाधन। एक उद्यमी को उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए धन, मशीन, सामग्री और लोगों के संदर्भ में विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक उद्यमी का एक आवश्यक कार्य इन सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उद्यम की स्थापना। उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमी को कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बहुपयुक्त स्थान ढूंढने, परिसर का डिजाइन बनाने, मशीनरी स्थापित करने और कई अन्य काम करने का प्रयास भी करता है। उद्यम का प्रबंधन। एक उद्यमी का एक महत्वपूर्ण कार्य उद्यम चलाना है। उसे लोगों, सामग्री, वित्त का प्रबंधन करना होता है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को व्यवस्थित करना होता है। उसे निवेश पर उचित रिटर्न मुनाफा सुनिश्चित करने के बाद प्रत्येक उत्पाद और सेवा का विपणन करना होता है। केवल एक उचित रूप से प्रबंधित संगठन ही वांछित परिणाम देता है। वृद्धि और विकास। एक बार जब उद्यम अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर लेता है तो उद्यमी को इसके समुचित विकास और वृद्धि के लिए एक और उच्च लक्ष्य तलाशना होता है। उद्यमी केवल एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं होता बल्कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। 7. यदि आप बॉल पेन बनाने का छोटा उद्यम शुरू करते हैं तो आपको किन कारकों पर विचार करना होगा। उत्तर: कुछ कारक नीचे दिए गए हैं।